हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के हिंदी प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के प्रैक्टिस सेट का जो है डिस्कशन कर रहे थे। आप इसी के अगर देखेंगे इस एपिसोड में तो प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 हो चुका है। आज का ये वीडियो जो हो रहा है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, जो कि आपके वीडियो एग्जाम्स के लिए हिंदी का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन है जो कि हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका जो प्रीवियस प्रैक्टिस सेट हो चुका है वो आप लोग चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ पर जो उसका जो लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। या फिर आप लोग चैनल पेज पर जाइए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसमें 50 क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दिया गया है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है। ठीक है, ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन दिए गए हैं परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना या फिर कार्यालय आदेश। तो सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र जो होता है उसको कहा जाता है परिपत्र, जो कि ए पार्ट में दिया गया है और ए पार्ट इसका राइट है। ठीक है, परिपत्र कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सा कथन सही नहीं। इसमें से शासकीय पत्र की बात करेंगे तो इसमें देखिए पत्र संख्या के ऊपर लिखी तिथि जो है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। बी पार्ट है संबोधन महोदय जो है बाईं ओर लिखा जाता है। और अगला सी पार्ट है इसमें पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। डी पार्ट है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है शासकीय पत्र के संदर्भ में गलत है, ये बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए पार्ट, जो पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये जो दिया गया है ये शासकीय पत्र में नहीं होता है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। बाकी तीनों जो है शासकीय पत्र के संदर्भ में सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए। ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, प्रणाम। अब अगर इसमें हम देखें माता पिता पत्र लिखे रहे हैं अपने पुत्र को, तो इसमें सादर प्रणाम भी नहीं होगा, प्रणाम भी नहीं होगा और सादर नमस्कार नहीं होगा, क्योंकि ये जो होता है ये तीनों ऑप्शन ये अपने से बड़े जो अपने से बड़े वालों के लिए पत्र लिखते हैं तब इसको हम कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर ऑप्शन होगा तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, शुभ आशीर्वाद लिखा जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है। इसमें से बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और इसके बाद उपयुक्त सभी दिया गया है। मूल दीर्घ स्वर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, मूल दीर्घ स्वर हैं। अगर हम लघु स्वर की बात करते हैं तो उसमें छोटा आ आता है, छोटी ई आता है और छोटा ऊ आता है। ठीक है, इस तरीके और इसमें री भी आता है इसके अंतर्गत। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी, बड़ाऊ ये सब आते हैं दीर्घ स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। आगामी, केंद्रीय, अधीन, दीक्षा, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, इसका हमें आंसर देना है। तो शुद्ध रूप से अगर देखें तो सी पार्ट लिखा हुआ है आंसर अधीन। अधीन शब्द जो है ये शुद्ध रूप से लिखा, बाकी सारे अशुद्ध हैं। ठीक है, ये ए पार्ट में जो आगामी लिखा हुआ है गलत है, इसको बड़ा आगामी लिखा जाता है। ठीक है, केंद्रीय भी गलत लिखा हुआ, केंद्रीय में जो है छोटी ई की मात्रा है, जबकि इस पर बड़ी ई की मात्रा होती है। दीक्षा जो है ये भी छोटी ई की मात्रा दिया गया जो कि गलत है, इसमें दीक्षा में बड़ी ई की मात्रा होती है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। सांप्रदायिकता किस रूप में शुद्ध रूप में लिखा है, किस ऑप्शन में, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा, सांप्रदायिकता जो बी पार्ट में लिखा हुआ है ये जो है सही है सांप्रदायिकता, तो आपका आंसर जो होगा वो बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयादि संधि संधि के मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है, यानी कि किस मूल भेद के अंतर्गत ये सारे संधि आते हैं। तो ये सारे संधि जो हैं ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्वर संधि के ये पार्ट हैं, बाकी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि एक अलग होता है। तो आपका आंसर जो होगा ये बी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, इनमें से ये बताना है। तो उज्ज्वल जो कि देखते हैं ए पार्ट, उज्ज्वल जो लिखा हुआ है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, क्योंकि इसको जो हम विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो उत प्लस ज्वल बनता है।
ठीक है। उत प्लस ज्वल बनता है, जो कि यहाँ पे ता का विलोप होकर यहाँ पे आधा जा हो जाता है इसका भी। तो इसी तरीके से उज्ज्वल बनता है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है। ऋग्वेद भी व्यंजन संधि का उदाहरण है, और उच्चारण भी ये भी व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। इसमें जो डी पार्ट दिया गया तथापि, तथाप क्या है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी पार्ट इसमें सही है। ठीक है। तथाप की बात करेंगे तो ये वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, वृद्ध स्वर संधि का उदाहरण। ठीक है। इसको हम विग्रह करेंगे या विच्छेद करेंगे तो तथा प्लस अपि हो जाएगा, ये दोनों मिलकर तथा भी बनते हैं। अगला प्रश्न, सेना नायक में कौन सा समास है। सेना नायक में समास देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट तत्पुरुष समास। ठीक है। सेना नायक में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। चौराहा का सामासिक विग्रह क्या होगा, चौराहा का सामासिक विग्रह की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, चार राहों का समाहार, जिसको चौराहा कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। इसमें द्विगु समास है, जहाँ पे गिनती आए वहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास, तो आंसर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है। अनुकरण शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, तो अनुकरण में देखिए जो है उपसर्ग लगता है, तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा अनु। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। अप उपसर्ग राम, मान, जय, रण, इसमें से किसमें अगर हम अप उपसर्ग लगा दें तो मतलब सही सटीक रूप से एक अर्थ निकलेगा, तो वह है मान। मान में अगर हम अप लगाते हैं तो ये हो जाता है अपमान। ठीक है। तो अपमान एक रूप से मतलब एक शब्द है, एक अर्थ निकलता है इसका, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा इनमें से नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो नगरीय शब्द जो दिया गया है, ये बड़ी ई प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है ये कहाँ पर लगता है, तो शब्द के अंत में लगता है। ठीक है। तो नगरीय में जो है बड़ी ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो आंसर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है इनमें से। तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए धृष्ट तत्सम है, पृष्ठ भी तत्सम है, पंख भी तत्सम है, लेकिन पानिप शब्द जो है ये तत्सम के अंतर्गत नहीं आता, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा। पानिक का अर्थ होता है चमक। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। आग, अबर, वंश, मंथज, तद्भव शब्द की बात कर रहा है, तो इसमें देखिए शब्द जो हो जाएगा वो आग शब्द जो है ये तद्भव के अंतर्गत आता है। ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए पार्ट हो जाएगा आग। इसका तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। भैंस, बारह, सच, पाद, इसमें से तत्सम क्या है, तो तत्सम की अगर आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, पाद शब्द जो है ये तत्सम के अंतर्गत आता है, बाकी सारे तत्व हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद इसमें से गलत है, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बांटा गया है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इसमें रूढ़ जो दिया गया ये नहीं है उत्पत्ति के आधार पर, तो आंसर आपका डी पार्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है इनमें से, तो इसमें से समूहवाचक संज्ञा की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा। कुंज शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, बाकी इसमें ठगाई, सजावट, पुस्तक, ये सब समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है इनमें से। पीतल, लोहा, सोना, मंडल, इसमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, तो वह है मंडल। ठीक है। मंडल जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होते। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद बताना है। इसमें से उसने शब्द पर रेखांकित किया हुआ है, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है ये बताना है उसने। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। इतना दूध लाए हो, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे रेखांकित कहाँ किया हुआ है, तो रेखांकित इसमें अगर हम देखें तो इसमें इतना दूध जो दिया गया ये रेखांकित है। ठीक है। ये रेखांकित शब्द का विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण है, तो इसमें अगर हम विशेषण की बात करेंगे इतना दूध यानी कि एक परिमाण बता रहा है, तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, तो किसी कार्य को करने, होने या कराने वाले, होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया। ये क्रिया की परिभाषा है, आंसर सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, वर्ब। वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है ये बताना है। इनमें से अव्यय पद की बात करेंगे तो जो हमेशा शब्द दिया गया है ये अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। अव्यय क्या होता है कि ये लिंग वचन कारक के मूल आधार इसके चेंज नहीं होते, तो आंसर आपका वही क्या होता है, वो अव्यय पद होता है। और इसमें अगर देखा जाएगा इस वाक्य में तो हमेशा शब्द क्या है, एक अव्यय है। ठीक है।
भला मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ वाक्य में भला जो है ये क्या है, भला शब्द बताना है कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो भला लगा हुआ है ये भला शब्द क्या है ये बताना है, ठीक है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण या अव्यय। तो इसमें क्या है, इसमें भी ये अव्यय है एक, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है एक, ये बताना है। अनुपम के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अतुल होता है, अपूर्व भी होता है, अनोखा भी होता है। लेकिन अनिल जो होता है ये अनिल जो है ये क्या होता है, अपव्यय सॉरी अनुपम का पर्यायवाची नहीं होता। अनिल जो होता है ये बयार का यानी सॉरी हवा का पर्यायवाची होता है, ठीक है। हवा का पर्यायवाची बयार भी होता है, तो हवा का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसमें से अगर देखा जाए तो सी पार्ट हो जाएगा, मार। मार शब्द जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के अन्य पर्यायवाची की बात करेंगे तो मनमथ इसका होता है पर्यायवाची, ठीक है। मनोज होता है, मनसिज होता है, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं और ज़रूर इसको याद रखिएगा क्योंकि कामदेव के पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ठीक है। कंदर्प भी होता है, अनंग। अनंग जो होता है वो कामदेव का ही पर्यायवाची होता है, इसको आप सांप या सर्प का मत लगाइएगा। मदन होता है और रतिपति ये भी होता है, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, कामदेव के पर्यायवाची होते हैं। ये मनमथ है पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है। अल्पज्ञ का विलोम की बात करेंगे तो बहुज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ का क्या होता है, बहुज्ञ हो जाएगा। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है। अनुग्रह का विलोम अगर इसमें से देखा जाए तो विग्रह होता है, आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। वेद आर्यों के डैश ग्रंथ हैं, किस प्रकार ग्रंथ हैं वेद आर्यों के। तो वेद आर्यों के अगर देखा जाए तो आदि ग्रंथ हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो यही आंसर से है, ठीक है। आदि शब्द जो इसी बी पार्ट में लिखा हुआ है वो सही रूप से लिखा हुआ है। मनुष्य जीवन की डैश मनोवेगों के कारण होती हैं, रिक्त स्थान की उचित पूर्ति शब्द लिखकर पूर्ति करनी है। तो मनुष्य वेगों की सार्थकता मनोवेगों के कारण होती हैं, ठीक है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा सही रूप से। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा। अवर्णीय शब्द के लिए एक वाक्य बनाना है। तो देखिए, जिसे वाणी से द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अवर्णीय शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से भी पूछा जा सकता हो कि चार ऑप्शन में दे दे, उसको बताना है कि इसका कौन सा एक वाक्य होगा, या फिर वाक्यों के लिए एक शब्द पूछा जा सकता है। तो जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे अवर्णीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस स्त्री के पुरुष पुत्र और पति न हो उसको लिए एक शब्द क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं अवीरा शब्द, आंसर ए पार्ट हो जाएगा अवीरा, ठीक है। गहरी नींद में सोना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। गहरी नींद में सोना यानी कि बेसुध होना, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। हाथ न आने, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, हाथ न आना। हाथ न आना मतलब कि पकड़ में न आना, आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस लोकोक्त का क्या उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसका उपयुक्त अर्थ होगा कड़ा परिश्रम करना, ठीक है, बहुत मेहनत करना, आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है, इनमें से कौन सा, ठीक है। मिश्र वाक्यों की अगर हम बात करेंगे इसमें सी पार्ट हो जाएगा, वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है। ये क्या है, एक ये मिश्र वाक्य अंतर्गत नहीं आता। बाकी इसमें ये वही बच्चा जिसे बैल ने मारा, ये एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है। ये तीनों क्या है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। लेकिन सी पार्ट जो दिया गया है वो परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये जो है एक मिश्र वाक्य नहीं, संयुक्त वाक्य अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यप वह पंडित है फिर भी हठी है, संयुक्त वाक्य को में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या मिलेगा, ठीक है। ये दिया गया है, एक वाक्य दिया गया, इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करना है। तो ये अगर संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो वह पंडित है किंतु हठी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य की बात करें तो देखिए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, राइट इसमें डी पार्ट हो जाएगा, जो कि शुद्ध रूप से लिखा हो, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ठीक है। ए पार्ट में क्या लिखा हो, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, कोई एक पान के लिए दुकान थोड़ी ना खोलता है, तो यहाँ पे ये गलत किया गया है। बाकी यहाँ पे स्थित नहीं होना चाहिए, बाकी यहाँ पानों की स्थिति कर दिया गया है, तो ये बिल्कुल वो हो जाएगा बहुवचन में। तो आपका आंसर इसमें राइट जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य चुने। इसमें से कर्म वाला वाक्य की बात करेंगे तो इसमें जो कर्म दिया गया अगर देखा जाए तो पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो कर्म वाक्य क्या है, ये है ए पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। कर्म वाक्य क्या है, कर्म वाक्य जो है पहला पार्ट हो जाएगा, पत्र लिखा जाता है, इसमें जो है
लिखने का काम दूसरे के द्वारा हो रहा है, मतलब बताया जा रहा है, तो इस तरीके से कर्म हो रहा है, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, को किस कारक का परसर्ग है? को अगर हम बात करें इसमें तो देखिए, को जो है कर्म का जो है क्या होता है, कर्म कारक का परसर्ग होता है, ठीक है। कर्ता का ने होता है, ठीक है। करण का से होता है, अपादान के लिए होता है, सॉरी इसका भी से होता है, लेकिन अलग होने की अर्थ में होता है। जहाँ पे कुछ अलग हो रहा हो वहाँ पे जो है से लगाया जाएगा और वहाँ पे अपादान कारक होगा, ठीक है। तो कर्ता का ने होगा, कर्म का को होता है, करण का से के द्वारा होता है, इसका के द्वारा भी होता है, ठीक है। जहाँ पे से होगा और अलग हो रही हो परिस्थिति वहाँ पे क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है, निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताए कि यहाँ कौन सा कारक है, ठीक है। यहाँ पे जो के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे रेखांकित किया हुआ है और इसमें बताना है कौन सा कारक है, ठीक है। इसमें कारक की अगर हम बात करेंगे तो कारक कौन सा होगा, हो जाएगा करण, ठीक है। करण के द्वारा या से के लिए, और ये इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया, इसमें करण कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से स्त्रीलिंग इसमें देखेंगे तो ऋतु शब्द जो है ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। बाकी इसमें अगर देखें पंडित, आचार्य, हंस, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द जो है बहुवचन बन जाएगा? यानी कि शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा जोड़ दें शब्द की क्या हो जाए, ये बहुवचन हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखते हैं बहुवचन बनाने के लिए, तो बहुवचन बनाने के लिए इसमें हम शुद्धि में जन जोड़ेंगे, ठीक है, शुद्धि जन। तो इस तरीके से ये बहुवचन हो जाएगा। आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है? सीता सो रही थी, इस वाक्य का काल बताना है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर अपूर्ण भूत। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, अपूर्ण भूत। सीता सो रही थी यानी कि वो कन्फर्म नहीं है उसमें कि वो अभी क्या कर रही है, सो ही रही है या फिर जग रही है, ठीक है, सो रही थी, तो इस तरीके से अपूर्ण भूत के अंतर्गत आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है? निपात के उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें सा जो शब्द लिखा हुआ है ये निपात के अंतर्गत आता है। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो इस वाक्य में अशुद्ध अंश मैंने है, ठीक है। मैंने जो दिया गया है ये गलत है, मैंने घर जाना था ये गलत होता है, मुझे घर जाना था ये सही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो इसमें अगर देखते हैं तो अनुच्छेद 343 पहला जो लिखा हुआ है इसके अंतर्गत जो है हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया है, ठीक है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? इनमें से तो कन्नौजी है, ब्रजभाषा भी है, खड़ी बोली भी है, जयपुरी नहीं है, तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसमें अगर देखा जाए तो इसका उचित अनुवाद अगर करेंगे तो डिस्पाइट रिगोरस इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड, तो इसका आंसर आपका यही बी पार्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस, इसका शुद्ध हिंदी जो है अनुवाद बताना है, इसका क्या होगा? तो शुद्ध हिंदी अनुवाद की बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस यानी कि प्राकृतिक जल स्रोतों का कन्वर्जेशन यानी कि कंजर्वेशन यानी कि संरक्षण करना, तो आपका आंसर इसमें ए पार्ट जो है प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, इसका राइट आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा और डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। तो इन करते हैं वीडियो को, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।